तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे मौलिक अधिकारों यानी मूल अधिकारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो तैयार हो जाइए दोस्तों। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? विकल्प आप लोगों के सामने है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। विकल्प बी है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। विकल्प सी आप लोगों के सामने है, अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए गए थे। विकल्प डी है, क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तो दोस्तों इसमें विकल्प ए उचित आंसर है। विकल्प ए क्या है? उचित आंसर है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार, भारतीय संविधान में मूल अधिकार भारतीय संविधान में मूल अधिकार को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928, नेहरू रिपोर्ट 1928, कौन सा? 1928। नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था, यानी भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो विकल्प आप लोगों के सामने है, भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। एक बार विकल्प पुनः देखिए, तो सुनिए। ए भारत के सभी न्यायालयों को, बी संसद को, सी राष्ट्रपति को, डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। तो विकल्प डी इसका उचित आंसर है, यानी सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय, इन दोनों को ही सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ही मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्राप्त है। वस्तुतः संविधान का अनुच्छेद 13, क्या कौन सा? संविधान का अनुच्छेद 13, संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध, मूल अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। कौन? अनुच्छेद 13 जो है मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, उच्चतम न्यायालय किसके? अनुच्छेद 32 के तहत, तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत, उच्च न्यायालय 226 के तहत ही प्रदान की गई है। अपनी इस शक्ति के अधीन उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय विधानमंडलों द्वारा पारित ऐसे किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान के भाग 3, किसमें? संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार में दिए गए किसी भी बंद को की असंगति में है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, मौलिक अधिकार क्या है? तो ध्यान दीजिए, विकल्प आप लोगों के सामने है, वाद योग्य है, अवाद योग्य है, लचीला है, कठोर है। तो दोस्तों इस मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है, यानी विकल्प आपका फर्स्ट सही है, वाद योग्य है। विकल्प ए उचित आंसर है। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं। वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों प्रकार की, यानी दोनों प्रकार की एजेंडा जो है
शामिल है, व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग्य है और नीति निदेशक तत्व अवाद योग्य है। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है और नीति निदेशक तत्व जो है तत्व अवाद योग्य है। नीति निर्देशक तत्व जो है क्या है? अवाद योग्य है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्य पर विचार कीजिए। पहला है, यह राज्य के विरुद्ध गारंटी है। दूसरा है यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। तीसरा है, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। चौथा है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति, ये बात नहीं है दोस्तों, भांति है। क्या है? भांति नहीं है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो ध्यान दीजिए कर। अब नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ए है 1 तथा 2 सही हैं। कूट बी है 2 तथा 3 सही है। कूट सी है 1, 3 तथा 4 सही है। और कूट डी है 2, 3 तथा 4 सही है। एक बार पुनः सुन लीजिए। विकल्प ए में है ए तथा 2 सही है। विकल्प बी में 2 और 3 सही है। विकल्प सी में 1, 3 तथा 4 सही है। विकल्प डी में 2, 3 तथा 4 सही हैं। तो दोस्तों विकल्प ए है सही है, यानी 1 और 2 सही हैं। कौन? ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, यानी ये राज्य के विरुद्ध क्या है? गारंटी है। और यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। यही सही है, यानी 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है। भारत में मौलिक अधिकार राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है। यह अमेरिका के अधिकार बिल की भांति है। ये क्या है? अमेरिका के अधिकार बिल की भांति नहीं, बल्कि बिल की भांति है। क्या है? बिल की, अमेरिका के बिल की भांति है। बिल की भांति है, अमेरिका के बिल की भांति है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत सुनिश्चित करते हैं। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय कौन सुनिश्चित करते हैं? राज्य के नीति निदेशक सुनिश्चित करते हैं। नीति निदेशक सुनिश्चित करते हैं, न कि मौलिक अधिकार। तो दोस्तों आप लोग समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, विकल्प आप लोगों के सामने है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 326। एक बार पुनः सुने। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 226। तो दोस्तों इसका उचित आंसर होगा विकल्प ए, उचित आंसर है, यानी अनुच्छेद 13। कौन सा? अनुच्छेद 13। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे। संघ और राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकार, भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता है या उसे घटाता है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अन्य 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और अनुच्छेद 245 में केंद्र एवं राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। 245 में केंद्र और राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। अनुच्छेद 326 में लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन। अनुच्छेद 326 में लोकसभा, कौन कौन? लोकसभा एवं विधानसभा
लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 326 में वर्णित है कि लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होगा वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। कौन सा अधिकार? वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। तो आप लोग समझ में आ गया हो दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? तो विकल्प आप लोगों के सामने है। यह है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द। दूसरा विकल्प है विकल्प बी, ई को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, यानी ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना। और विकल्प सी है ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। और विकल्प डी है ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना। तो दोस्तों इसका उचित आंसर है ए बी सी, यानी डी विकल्प उचित आंसर है। ए बी सी यानी तीनों को मिलाकर के सभी को मिलाकर पढ़ना। तो भारतीय न्यायालय को प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द और अनुच्छेद 14, 16, 39 अनुच्छेद 14, 16, 39 डी 14, 16 और 39 डी के डी को एक साथ मिलाकर समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार के रूप में निगमित करने हेतु सक्षम किया गया है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, यानी विकल्प ए बी सी जो डी में है, विकल्प डी में ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ने पर क्या होता है कि भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया गया है। यानी भारतीय न्यायालय को प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द और अनुच्छेद 14, 16 तथा 39 डी ने एक साथ मिलकर समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार के रूप में निगमित करने हेतु सक्षम किया गया है। तो समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। विकल्प आप लोगों के सामने है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, डी समता का अधिकार। तो दोस्तों डी समता के अधिकार, विकल्प डी जो है समता के अधिकार, समता का अधिकार, समता का अधिकार। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग। अनुच्छेद 15 के अनुसार जो है धर्म, मूल, जाति, लिंग। जाति ये मूल वंश है, मूल वंश, जाति, लिंग, आदि या जन्म स्थान के आधार पर, आदि या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। किसके अंतर्गत? समानता यानी समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। कहाँ से? अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकार का वर्णन किया गया है या समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा कौन कौन? अनुच्छेद 14 से 18, 14, 15, 16, 17 और 18 यानी ये 5 अनुच्छेद हैं जिसमें समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। और इसी समानता के अधिकार में धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो ध्यान दीजिए, विकल्प ए है आर्थिक समानता, कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता। तो दोस्तों
विकल्प ए आर्थिक समानता। आर्थिक समानता, आर्थिक समानता आर्थिक समानता समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, सामाजिक समानता और अवसर की समानता, अवसर की समानता है। ये तीनों ही समानता के अधिकार में शामिल है, पर आर्थिक समानता समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। कानून की समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत, कानून समानता 14 के तहत है। 14 के तहत सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 के तहत, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 के तहत है तथा अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत, अनुच्छेद 16 के तहत अवसर की समानता है के मौलिक अधिकार में शामिल है, जबकि आर्थिक समानता इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबद्ध है? विकल्प आप लोगों के सामने है। 17 यानी ए में 17 है, विकल्प बी 19, विकल्प सी 24, विकल्प डी 25। तो दोस्तों जो है विकल्प सी उचित आंसर है, यानी विकल्प सी अनुच्छेद 24। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को, कितने, 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत को दूर करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। 18 में ये पॉइंट याद रखिए, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। लेकिन शिक्षा और सेना में जो उपाधि दी जाती है ये इससे अलग है। और अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 23 है मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध करता है, और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध करता है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।